Hello everyone. In this video, I will explain Article 12 of our Indian Constitution. अगर आप लोगों ने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट पर मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स विच आर inalienable, which are protected, which are guaranteed under part 3 of our Indian Constitution. They are very inherent in all the human beings. अगर हम बात कर रहे हैं कि कुछ मूलभूत अधिकार गारंटी किए गए हैं, अगर गारंटी किए गए हैं, प्रोटेक्ट किए गए हैं, तो किसने प्रोटेक्ट किया, किसके अगेंस्ट हमें ये प्रोटेक्शन मिली है, ये बात आती है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए गए हैं आर्टिकल 12 to 35। बट एक्चुअली जब हम पार्ट 3 को देखेंगे और हम सबसे पहला आर्टिकल 12 देखेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि आर्टिकल 12 में वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हमें आर्टिकल 12 देता है। बट जब एक्चुअली आप आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलती है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने 1946 में जब उसे फ्रेम किया गया और जो सब कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट, क्यों उन्होंने आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया? क्यों उन्होंने कोई पहला फंडामेंटल राइट नहीं बताया, पहले स्टेट को बताया? उसका रीजन ये है क्योंकि जो डेफिनेशन थी ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर पार्ट 3। गारंटीड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली है, बट ये गारंटी, इस प्रोटेक्शन की नीड क्यों, किसके अगेंस्ट मिले हैं, कौन वायलेट करेगा तो हमें कहाँ रेमेडी है ना? किसके अगेंस्ट ये रेमेडी मिली है, ये राइट हमें एक्चुअली किसके अगेंस्ट मिले हैं, ये तो पता होना जरूरी है ना। तो जब पार्ट 3 की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट आर जनरली, आई एम नॉट सेइंग कि फंडामेंटल राइट स्टेट के ही अगेंस्ट मिले हैं, ठीक है। जनरली फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का नेचर ऐसा है जो कि स्टेट के अगेंस्ट हमें मिले हुए हैं। तो व्हाट इज द स्टेट? स्टेट क्या है? इसको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डेफिनेटली इस बात की जरूरत समझी कि स्टेट क्या है। इसीलिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट, किसी भी राइट को डिफाइन करने से पहले, फंडामेंटल राइट को डिफाइन करने से पहले हमने स्टेट को डिफाइन किया आर्टिकल 12 में। अब जब आर्टिकल 12 की बात करते हैं उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिया ने किस तरीके की स्टेट को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट मीन्स वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मीन्स कल्याणकारी राज्य, मीन्स वो राज्य, हम ऐसे स्टेट की कल्पना करते हैं जो कि कल्याणकारी होगा, जो कि वेलफेयर स्टेट होगा। मीन्स उसका फंक्शन केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होगा। इट इज नॉट द ओनली ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एक्ट लाइक अ वेलफेयर स्टेट। एंड वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है? टू इंश्योर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। वेलफेयर ओरिएंटेड काम। अब देखिए वेलफेयर कैसे होता है? केवल लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन करने से तो नहीं होता ना। लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन कर रखा है और ग्रोथ तो उससे नहीं होगी। वेलफेयर ओरिएंटेड मीन्स स्टेट के वेलफेयर के लिए, उस नेशन के वेलफेयर के लिए स्टेट को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। कैसे? किसी भी स्टेट की ग्रोथ, की डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों पे, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर हो, है ना। तो रोड अच्छे हों, रेलवेज अच्छे हों, कनेक्टिविटी हो, रूरल एंड अर्बन की कनेक्टिविटी हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, है ना। जिसकी कि आज हम लोग संकल्पना करते हैं, जिसको कि आज हम लोग सोचते हैं। न्यूज़ चैनल देखिए कि ऐसा भारत, ये सारे गोल्स थे, ये विजन थे और ये वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, ये नहीं हो रहे हैं। क्यों ये वादे किए जाते हैं? क्योंकि हमने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लिया है ना, कि स्टेट जहां पर वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स लाएगी और उन स्कीम्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट करेगी, ठीक। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता था कि जिस स्टेट को हम डिफाइन करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 में, वो स्टेट सफिशिएंट इनफ नहीं होगी एक स्टेट के वेलफेयर के लिए। स्टेट जब भी मैं बोल रही हूँ इसका मीन्स पूरा भारत, पूरे नेशन की बात हम करते हैं, ठीक है।
स्टेट का मतलब केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट, जितनी हमारे यहाँ इस टाइम स्टेट है 28 स्टेट, केवल हम उन स्टेट की बात नहीं करते हैं, हम पूरे, है ना, यूनियन, है ना, पूरे 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 भारत की बात उस टाइम हम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता था कि केवल आर्टिकल 12 में हमने हम जो चीज़ लिखने जा रहे हैं, इनसे तो भारत का या जो भारत का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसके लिए डेफिनेटली इन फ्यूचर कुछ ऐसी बॉडीज आएंगी, कुछ ऐसे अथॉरिटीज़, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा, है ना। सरकार के काम को, सरकार के जो वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, ठीक। तो उस टाइम इतनी फ्यूचरिस्टिक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और उन्होंने जब आर्टिकल 12 को डिफाइन किया, तो आप लोग देखिए, आर्टिकल 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और आर्टिकल 12 पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब अगर आपने आर्टिकल 12 को अच्छे से इस वीडियो के थ्रू समझ लिया, तो आई थिंक कि आपको ना तो कभी पीटी में, ना कभी किसी मेंस में कोई प्रॉब्लम, और ना ही कभी आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आएगी आर्टिकल 12 पर स्पेशली। खैर, जब आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन किया गया, तो आर्टिकल 12 में आप देखिए 3 टर्म यूज हुए हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टेट का मीन्स बताया सेंटर लेवल पर लेजिस्लेचर, ध्यान रखिएगा, सेंटर लेवल पर, केंद्र के स्तर पर लेजिस्लेटिव एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका, स्टेट के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, केंद्र इस राज्य स्तर पर, मतलब अगर हम कहें यूपी, बिहार, एमपी, जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट के लेवल पर उनकी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव स्टेट मानी जाएगी। समझ गए? जो भी सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट कह सकते हैं, पार्लियामेंट इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल पर स्टेट की लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विल बी कंसीडर्ड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें बता दिया, और हम ये फॉलो करते हैं। 2 चीजों के बाद तीसरी चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 12 में बताई, वो है लोकल अथॉरिटी। उन्होंने कहा इन दोनों के अलावा लोकल अथॉरिटी भी स्टेट माना जाएगा। बट अब लोकल अथॉरिटी क्या है? इसके लिए जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 का सब क्लॉज 31 लोकल अथॉरिटी को बताता है, लाइक म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ चीजें वहां पर हैं जिनको कि मेनली आप जो आपकी पंचायत से हैं, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये आपके लोकल अथॉरिटी में आए। तो ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है कि सेंटर पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, स्टेट पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड लोकल अथॉरिटी स्टेट है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक टर्म मेंशन किया, उन्होंने कहा एंड अदर अथॉरिटी, एंड इट इंक्लूड्स अदर अथॉरिटीज ऑल्सो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ऊपर के 3 तो ओके हैं, द अदर अथॉरिटीज। अब अदर अथॉरिटीज में तो बहुत सारी अथॉरिटीज आ सकती हैं, है ना। तो अदर अथॉरिटीज मीन्स आर्टिकल 12 जो है, इट इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स मीन्स इट इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स want to open the definition of Article 12. Now, so we can say that the definition of Article 12 is still open. किसके लिए open है ये? हमारे आपके लिए? No. It's still open for our honorable courts. It is the duty of our honorable court to determine whether any particular authority comes under Article 12 as a state or not. क्या कोई particular अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूट स्टेट माना जाएगा या नहीं? और ये स्टेट के क्यों नीड है आर्टिकल 12 में? बिकॉज ये फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में अवेलेबल है, ये स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है मैक्सिमम। तो क्या स्टेट है, हम किसके अगेंस्ट अपने राइट को इन्फोर्स कराने जाएंगे? उसके लिए आर्टिकल 12 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो पार्ट 4 में है, वो भी स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट पॉलिसी मेकिंग के टाइम इन डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखेगी। तो फिर स्टेट कौन है? ठीक है, तो मेनली पार्ट 3, ठीक है, जिन स्टेट के अगेंस्ट आपके राइट रिकॉग्नाइज करता है, उस स्टेट को डिफाइन 12 में किया गया। और जो टर्म लिखी गई अदर अथॉरिटीज, अब मैंने आपको बताया इट इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन, और इट वाज द इंटेंशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर
वो जानते थे कि वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क जो है वो केवल ये 3 चीज़ें, स्टेट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़ के बस की बात नहीं है कि सारा वेलफेयर ओरिएंटेड काम कर लें, है ना। केवल बताइए गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे से काम चल जाएगा, है ना। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका काम आज के टाइम में चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। हम अपने बच्चों को क्या आप गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं या साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स में आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? आप हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने यहाँ की किसी को कोई भी ट्रीटमेंट कराना है, ऑपरेशन सीजर कुछ भी करना है, आप कहाँ पर ले जाना प्रेफर करते हैं? तो वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। जो 3 चीज़ें बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता था कि ये केवल 3 की बस की बात नहीं कि सारे वेलफेयर ओरिएंटेड काम कर लें, अदर और भी लोगों को इसमें आगे आना होगा, और ऐसा आपको दिख भी रहा होगा, है ना। तो अब जब बहुत सारे लोग इस काम में आएंगे तो किस किस को स्टेट मान लिया जाएगा? अब देखिए वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट का काम क्या है? एजुकेशन को सिक्योर करना, प्रमोट करना। आप पढ़ रहे हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। सो कहीं ना कहीं मैं भी तो स्टेट के काम को कर रही हूँ, क्योंकि स्टेट का काम वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है, हमारी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है टू प्रमोट एंड सिक्योर द एजुकेशन, एंड आई एम डूइंग दैट थिंग। सो क्या मैं स्टेट हो गई? क्या मैं स्टेट हो गई? तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे टेस्ट बताए, जिसको कि वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए द फर्स्ट टेस्ट given by our Supreme Court was known as Ejusdem Generis। Ejusdem Generis पहला रूल था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या कौन सी अथॉरिटी स्टेट होगी और कौन सी नहीं होगी। Ejusdem Generis मीन्स होता है कॉमन कैटेगरी। Ejusdem Generis मीन्स कॉमन कैटेगरी। अब आप आर्टिकल 12 को देखिए, 3 टर्म, सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, ठीक। इन तीनों को देख के सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये तीनों जो हैं वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है। तो जो भी 4th कैटेगरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ओपन की है ना, इट इंक्लूड्स, इसमें वो सारी बॉडीज, वो सारी अथॉरिटीज, वो सारे इंस्टीट्यूट्स आएंगे जो कि ऑटोनॉमस होंगे, है ना। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इजस्डम जेनरिस को ध्यान में रखते हुए कहा कि 3 कैटेगरी ऑटोनॉमस हैं तो चौथी भी ऑटोनॉमस होगी। अब इसको बहुत सिंपल करके अगर मैं बताऊं, आप लोग अपने बचपन को याद करिए, या जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों की आप लोग होमवर्क, क्लास वर्क को देखिए। हम लोग अपने बच्चों को ही वर्कशीट मैं कराती हूँ अपनी बेटी को, है ना। तो आप लोग को अगर अपना बचपन याद हो तो वो याद कर लीजिए, और जो लोग अपने बच्चों की क्लास वर्क या होमवर्क में हेल्प करते हैं उनको वैसे ही याद आ जाएगा। मैं अपनी बेटी को अक्सर एक टिक करवाती हूँ, ऑड वन आउट, जहाँ पर कि या कुछ फिल इन द ब्लैंक इस टाइप से रहता है, या ऑड वन आउट। एक कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एप्पल, पियर, बनाना, ऑरेंज, डैश। अब आप अपनी बेटी को क्या बोलेंगे फिल करने के लिए, या आप अपने बचपन में क्या फिल करेंगे? ऑब्वियस ही बात है कि आप यहां पर कोई फ्रूट ही, है ना, कोई फ्रूट ही फिल करेंगे। आप फ्रॉक, टी शर्ट, शर्ट, साड़ी और कार, आप इसमें से किसको एक्सक्लूड करेंगे? ऑब्वियसली आप सभी लोग कार को एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज ऑड वन आउट, है ना, ये इस कैटेगरी में फिट नहीं होती। इन द सेम मैनर सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्सेप्ट जनरेट किया, इवॉल्व किया, वो क्या था? इजस्डम जेनरिस, सेम कैटेगरी। इन्होंने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 3 कैटेगरी दी, पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, और लोकल अथॉरिटी। और हमारे कोर्ट्स को लगा कि ये तीनों ऑटोनॉमस हैं, तो डेफिनेटली चौथी भी इन्हीं की तरह होना चाहिए और ऑटोनॉमस होना चाहिए, ठीक है। बट बाद में कोर्ट को लगा कि नहीं, ऑटोनॉमी इज नॉट द ग्राउंड, और उन्होंने अपने इजस्डम जेनरिस कॉन्सेप्ट को ओवर रूल किया। और उसके बाद जो दूसरा रूल सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया वो था कि हाउ द बॉडी इज क्रिएटेड, कोई बॉडी को कैसे क्रिएट किया गया। मतलब इजस्डम जेनरिस में ये सब क्या थे? इजस्डम जेनरिस सेम कैटेगरी, और कोर्ट ने जो दूसरा रूल दिया कि हाउ द बॉडी इज क्रिएटेड। फिर कोर्ट को लगा कि सच बॉडी मस्ट बी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कोर्ट को लगा 4th कैटेगरी में वो आना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया हो, मीन्स आइदर
body created by the constitution will be declared or considered as the state, but if any body created by any particular separate enactment then it will not cover under state. बट ये रूल भी फेल हो गया है ना। तो इस देखिए मैं आपको बहुत सारे केसेस के नाम नहीं बता रही हूँ बिकॉज आपको नीड नहीं है ना। आर्टिकल 12 पे बहुत लंबी लिस्ट है केसेस की, या आप पीटी के लिए किसी भी नॉर्मल बुक से आप लोग देख सकते हैं केसेस, बट जो लीडिंग केस है जिसके बेस पर आपका इंटरव्यू चल सकता है, जिसको आपको अपने मेंस में फोकस करना है, तो वो केस मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप किसी भी बुक से अपना पीटी ओरिएंटेड वो केस लॉस देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि कुछ केस मैं बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1981 में मोस्ट इंपॉर्टेंट केस 1981 में इन द केस ऑफ अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, आवर ऑनरेबल जस्टिस भगवती, हमारे ऑनरेबल जस्टिस भगवती जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, पहले कहूंगी मैं एक टेस्ट दिया। उन्होंने 2 टेस्ट दिए। फर्स्ट टेस्ट, ये जो ऊपर के रूल्स मैंने बताए दोनों, ये इनको ओवररूल किया गया 1981 के अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब में बाय ऑनरेबल जस्टिस भगवती, और इन्होंने 2 टेस्ट दिए। फर्स्ट टेस्ट वाज द फंक्शनैलिटी टेस्ट एंड सेकंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी टेस्ट। फंक्शनैलिटी टेस्ट देखिए, एज द नेम सजेस्ट फंक्शनैलिटी, इसमें कहा कि अगर किसी बॉडी, इंस्टीट्यूट, अथॉरिटी का काम, फंक्शन इज द सेम लाइक द स्टेट, if that particular authority is discharging the same function as the state, अगर वो राज्य वाला काम ही वो पर्टिकुलर कोई संस्था, कोई बॉडी कर रही है तो हम उसको स्टेट मानेंगे। अब देखिए मुझे बताइए, मैं भी तो स्टेट के जैसा ही काम कर रही हूँ। स्टेट का काम है, वेलफेयर स्टेट का काम है टू सिक्योर एंड प्रमोट एजुकेशन, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, है ना। तो क्या मैं स्टेट बन गई? नहीं। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने, भगवती जी ने जब फंक्शनैलिटी टेस्ट दिया तो उन्होंने बोला कि फंक्शन मस्ट बी सेम, बट इट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया। केवल फंक्शनैलिटी टेस्ट से वी कैन नॉट डिटरमिन और वी कैन नॉट डिसाइड एनी बॉडी, इंस्टीट्यूट लाइक इन द सेम मैनर एज द स्टेट, है ना। Any body and corporation, any body authority will not come under Article 12 only by the function. अगर function same है, क्या फिर और होना चाहिए? इन्होंने कहा एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी। सच अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट और बॉडी मस्ट एक्ट लाइक एन एजेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक, स्टेट मीन्स सेंटर है, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पर वो बॉडी स्टेट के एजेंट की तरह काम कर रही हो, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह। सो आई एम नॉट डूइंग माई एक्ट लाइक द एजेंट ऑफ स्टेट, सो मैं स्टेट नहीं हूं, ठीक है। तो दोनों टेस्ट आपको ध्यान रखने हैं। फंक्शन मस्ट बी सेम लाइक द स्टेट एंड दैट बॉडी मस्ट एक्ट एज एन एजेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। 2 चीज, इन दोनों का पूरा होना बहुत जरूरी है। आज भी यही रूल चल रहा है, ठीक है, 1981 का ऑनरेबल जस्टिस भगवती जी का। इन्होंने इसमें 6 प्रिंसिपल्स भी दिए, ठीक है। 6 प्रिंसिपल्स इसमें ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने दिए। लाइक जो पहला प्रिंसिपल था, ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने कहा कि दैट बॉडी और इंस्टीट्यूट मस्ट बी आइदर कंप्लीटली और पार्शली फाइनेंशियली असिस्टेड बाय द स्टेट। ये जो बॉडी होगी वो बॉडी या तो पूरी तरीके से कंप्लीटली या पार्शली फाइनेंशियली एडेड हो, असिस्टेंस मिलता हो सरकार से उस बॉडी को। दूसरी चीज हमने बोला, अगर उस बॉडी को, वो जो भी अथॉरिटी है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, देन एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, है ना। स्टेट का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट और ऑफ द गवर्नमेंट टू दैट पर्टिकुलर बॉडी। उस संस्था पर सरकार का कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल मतलब अगर वित्तीय सहायता सरकार उस बॉडी को नहीं दे रहा है तो कम से कम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे हो सकता है? इन द एम्प्लॉयमेंट, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस हो, क्या ड्यूरेशन होगी, किस तरीके से किसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, किस ग्राउंड पर उसको हटाया जा सकता है, तो एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तीसरा उन्होंने बोला कि द ऑटोनॉमी मस्ट बी दैट बॉडी में बी ऑटोनॉमस, वो ऑटोनॉमस हो सकती है, स्वायत्त हो सकती है वो संस्था। और इफ दैट ऑटोनॉमी गिवन बाय द स्टेट
then that state must be capable enough to take back that autonomy from that particular body. तो उस बॉडी से उस ऑटोनॉमी को वापस लेने की क्षमता भी सरकार के पास होना चाहिए. ऐसा नहीं है आपने ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया, अब आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना. तो या तो फाइनेंशियल कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या उसकी ऑटोनॉमी पर कंट्रोल होना चाहिए. दूसरा चीज इन्होंने बोली, ये 3 टेस्ट आपके पास हो गए. 4th टेस्ट जो ऑनरेबल भगवती जी ने कहा अजय हाशिया में कि सच बॉडी, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूट must discharge some public function like the nation, like the government. जो गवर्नमेंट के पब्लिक फंक्शन है उस बॉडी को वो पब्लिक फंक्शन भी डिस्चार्ज करने चाहिए. अब देखिए ये 4th रूल. 5वां रूल का ऐसा हो सकता है दैट बॉडी और अथॉरिटी अर्लियर मे बी द पार्ट ऑफ सम मिनिस्ट्री, है ना. हो सकता है कि वो पहले किसी मिनिस्ट्री का पार्ट हो, अगर बाद में वो बॉडी उस मिनिस्ट्री से हट भी गई है और अगर हटा दी गई है, उस मिनिस्ट्री से एक्सक्लूड हो गई है, बट स्टिल देयर मस्ट बी सम कंट्रोल. सरकार का उस बॉडी पर, अथॉरिटी पर देयर मस्ट बी सम कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट का उस बॉडी पर कुछ कंट्रोल होना जरूर होना चाहिए, तभी वो स्टेट माना जाएगा. और लास्ट प्रिंसिपल कहा कि पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं तो एटलीस्ट सम फाइनेंशियल कंट्रोल मस्ट बी देयर. सरकार का उस बॉडी पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंट्रोल, चाहे थोड़ा पैसा उसमें लगाया हो, थोड़ा ज़्यादा लगाया हो, पूरी तरीके से फंडेड हो, पार्शियली फंडेड हो, बट देयर मस्ट बी. तो इन नटशेल वी कैन से दैट इफ एनी बॉडी अथॉरिटी, है ना, जो कि पब्लिक फंक्शन और डिस्चार्जिंग द फंक्शन लाइक द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के वेलफेयर ओरिएंटेड फंक्शंस हैं, उनको अगर डिस्चार्ज करिए एंड एट द सेम टाइम देयर must be some control, and if that body is controlled by the government either financially or administratively, ठीक है, then only that body will be considered as state. क्लियर है? आई थिंक आप लोग का भी क्लियर होगा कि स्टेट क्या है. अब देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूट को स्टेट डिक्लेयर किया गया. ठीक है, इसमें आप एक और केस मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे केसेस हैं. लाइक आपका जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का है, जिसमें कहा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई इज नॉट स्टेट. क्यों नहीं है? बिकॉज बीसीसीआई का जो हेड है ना तो वो गवर्नमेंट से इलेक्ट होता है, ना तो बीसीसीआई फाइनेंशियली एडेड बाय द गवर्नमेंट है, ना तो बीसीसीआई पर कोई सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है. सो दैट बॉडी इज नाइदर फाइनेंशियली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, नाइदर एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इट इज नॉट स्टेट. क्लियर? उसके बाद एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इन दोनों को ही आर्टिकल 12 में स्टेट नहीं माना गया, बिकॉज हेड ऑफ द एनसीईआरटी, नाइदर द हेड ऑफ द एनसीईआरटी नॉर द हेड ऑफ द एससीईआरटी इज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इनका जो हेड होता है वो सरकार के द्वारा चुना नहीं जाता है, या कह सकते हैं अपॉइंट नहीं किया जाता है, इसलिए ये भी स्टेट में नहीं आए. ठीक, इन दोनों में ही सरकार ने, कोर्ट ने क्या ध्यान रखा होगा? फंक्शनैलिटी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट. एनसीईआरटी, एससीईआरटी के केस में, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये फंक्शनैलिटी और इंस्ट्रूमेंटालिटी, इन दोनों ही, इनका ये जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल नहीं करता, क्योंकि एक फुलफिल करने से काम नहीं बनेगा, दोनों को. ठीक है, तो चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि एनसीईआरटी स्टेट नहीं है. जी टेलीफिल्म्स मैंने आपको बताया कि इसमें बीसीसीआई को बताया गया कि स्टेट नहीं है. ठीक, इसके अलावा आपका भेल हो गया, ठीक है, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये स्टेट है क्योंकि ये गवर्नमेंट से कंट्रोल है, तो ये स्टेट माना गया. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट आपका है जो आपको बहुत ध्यान रखना है, वेदर जुडिशरी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 और नॉट. इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है AR अंतुले वर्सेस RS नायक का 1992 का. इसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था व्हेन आवर जुडिशरी डिस्चार्ज द जुडिशियल फंक्शन, जिस समय वो जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करती है, एट दैट टाइम जुडिशरी कैन नॉट
come under the definition of Article 12 when judiciary discharge administrative function, then definitely it comes under the definition of Article 12. तो ये आपको ध्यान रखना है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में है तब वो भी स्टेट है, तब आप वो आर्टिकल 14 से बाउंड है, आप अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, है ना। तब आप उन सभी आर्टिकल से बाउंड हैं, 16 से बाउंड हैं, 14 से बाउंड हैं। बट जब व्हेन कोर्ट डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शन, मतलब जब जुडिशियल फंक्शन है तो जुडिशियल फंक्शन में फिर वो स्टेट नहीं है, है ना, फिर वो स्टेट नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जुडिशरी स्टेट माना जाएगा। आई थिंक आप लोग का जुडिशरी स्टेट पर आर्टिकल 12 पर क्लियर हुआ होगा। एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो फंक्शनैलिटी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एजेंसी टेस्ट ही आपको फॉलो करना है। आप देखिए कि वो पर्टिकुलर बॉडी क्या डिस्चार्ज कर रहा है, क्या उसका काम है ना। अगर स्टेट का ही वेलफेयर ओरिएंटेड काम है और क्या स्टेट का उस पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल है, इफ यस, और वो 6 प्रिंसिपल्स आप ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली वो बॉडी स्टेट होगी, ठीक है। और आर्टिकल 12 के अलावा जो भी वीडियोस कॉन्स्टिट्यूशन पर आप लोग को लगता है कि बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट कीजिए और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पोस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।